हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। आज फिर हम सभी एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। 4 कालखंडों में, है ना। आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। चौथा काल क्या है हमारा? आधुनिक काल। ठीक है, तो आदिकाल की प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर ली है। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे, जितने भी PYQ आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबको हम लोगों ने हल कर लिया है। भक्तिकाल को भी देख लिया है, रीतिकाल को भी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब चौथा खंड है जो हमारा चौथा कालखंड है आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल की प्रैक्टिस हम लोग करने चल रहे हैं इस क्लास में। तो आधुनिक काल में जो पहला प्रश्न है हमारा वो है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? क्या अभिधान दिया गया? ऑप्शन ए है कला काल, ऑप्शन बी है आधुनिक काल, ऑप्शन सी है नवीन काल, ऑप्शन नवीन विकास का युग ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है गद्य काल। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये आया हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो आधुनिक काल। क्या नाम दिया है? आधुनिक काल। राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। किसका? वर्तमान युग का। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ उठी जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। कौन सी? 1850। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि है। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? ऑप्शन ए है जीवनी काल, ऑप्शन बी है पद्य काल, ऑप्शन सी है संस्मरण काल, ऑप्शन डी है गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, है ना, किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गद्य काल हो जाएगा। और किसने कहा है गद्य काल? शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल, गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कह करके पुकारा है। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ये पूछा जाता है प्रश्न। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये भी कथन इन्हीं का है। इस पंक्ति से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 3 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गद्य काल नाम से। शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है, किसको? आदिकाल को। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है हरिहौद, ऑप्शन सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, ये कह रहा है कि ब्रज भाषा के आधुनिक काल में, आधुनिक काल में ब्रज भाषा के, ठीक है, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके विषय में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र,
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। हरिश्चंद्र जो रचना है वो किसका है? रत्नाकर की रचना है। हिंडोल भी जो है रत्नाकर की है, हिंडोला, ठीक है। और ये पूछी जाती है। गंगा अवतरण, ऊधव शतक इंपॉर्टेंट है। कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्य, घनाक्षरी, नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक भी पूछा जाता है, वीराष्टक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्ण, पदावली, ये सब किसकी हैं? रत्नाकर की हैं। और रत्नाकर क्या है? ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जन्म है वो 1866 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई। 1932 ईस्वी में हरिद्वार में, जन्म वाराणसी में, वाराणसी यानी कि काशी में, और मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। किनके? रत्नाकर के। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। ऊधव शतक 1929 ब्रजभाषा में लिखी गई है। ऊधव शतक 1929 ब्रजभाषा में लिखी गई है। और इसी डेट से ये भी कोरिलेट करके याद कर लेते हैं। जैसे 1929 में और लिखा गया था एक हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का है। कब लिखा गया था? 1929 में। और ऊधव शतक 1929 में ब्रजभाषा में लिखी गई है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे अगर याद करेंगे तो फिर उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक, ठीक है, प्रबंध और मुक्तक दोनों। अगला है प्रश्न संख्या 5 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रजभाषा के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ऊधव शतक ऑप्शन है, ऑप्शन बी है भ्रमर गीत, ऑप्शन सी है गीतावली, ऑप्शन डी है रश्मरथी। तो ऊधव शतक किसकी है? ऊधव शतक किसकी है? गीतावली, कवितावली ये तो किसकी है? तुलसीदास जी की है ना। और ये ऊधव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ऊधव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। आगे देखते हैं। ऊधव शतक के लेखक हैं, तो ऊधव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर जी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा। अगला देखते हैं, खड़ी बोली, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। ऑप्शन ए है अवधी भाषा, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा। ऑप्शन बी को ब्रज बना लेते हैं, है ना, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ब्रज भाषा मान लेते हैं, ऑप्शन सी खड़ी बोली मान लेते हैं, ऑप्शन डी जो है अपभ्रंश मान लेते हैं। तो इसमें जो रत्नाकर ऊधव शतक है ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में। राइट आंसर इसका बी होगा। ऊधव शतक में कितने छंद हैं? ऊधव शतक में डैश डैश छंद हैं। तो कितने छंद हैं? ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया था, ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। 116 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 135। तो इसमें कितने छंद हैं? 118 छंद हैं। बट इसमें जो है कहीं 18 दिया नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा विवादित है। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि ऊधव शतक में 118 छंद हैं। ऊधव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से क्या है? विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इससे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं। कुछ समीक्षक क्या मानते हैं? श्रृंगार काव्य। आगे देखते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचना की है। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचना की है। उन्होंने अंग्रेजी के पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से क्या किया है? अनुवाद किया है। इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रत्नाकर ने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है? समालोचना दर्श नाम से किया है। किसने किया है? रत्नाकर ने। रत्नाकर जो है श्रृंगार और वीर दोनों रसों की रचनाओं में रचना की है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र,
उद्धव शतक, गंगा अवतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। रत्नाकर की पत्रिका क्या नाम है? साहित्य सुधा निधि। साहित्य सुधा निधि पत्रिका किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। रत्नाकर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार दिया था। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार दिया था किस पे? गंगा अवतरण पर। ठीक है। 1930 में रत्नाकर जी की कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन में के सभापति हुए। 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किसकी रचना है? रत्नाकर की है। प्रश्न संख्या कौन सी है? हमारा 10 है। किस छंद में है? तो ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है दोहा, ऑप्शन सी है रोला, ऑप्शन डी है घनाचरी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोला छंद में। गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। रोला छंद में रत्नाकर की कौन सी रचना लिखी गई है? गंगा अवतरण। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद क्या है? कवित्व है। कवित्व इनका क्या है? प्रिय छंद है। किसका? रत्नाकर जी का। रत्नाकर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हम कहन सबे लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, जो कई बार लिखा गया ना, हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, ये जो उक्तियां बार बार कही गई हैं, इसमें क्या बोध हो रहा है? भाव का अपकर्ष, ऑप्शन बी भाव संधि, ऑप्शन सी भावोत्कर्ष, ऑप्शन डी भाव सबलता। क्या बोध हो रहा है? ये 2018 में जो परीक्षा हुई थी LT ग्रेड की, उसमें आया था प्रश्न। 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। इससे क्या बोध होता है? भावोत्कर्ष। क्या बोध होता है? भावोत्कर्ष। कहने का मतलब सभी क्या है? सभी गोपियां व्याकुल हैं, पूछ रही हैं कि मेरे लिए उन्होंने क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, ऐसा सब लोग कहने लगी, सारी गोपियां कहने लगी। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं। अति उत्कंठित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं उद्धव से कि मेरे लिए भी श्री कृष्ण ने कुछ लिखा है। दूसरी सखी कहती है मेरे लिए भी कुछ लिखा है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या जाएगा? भावोत्कर्ष है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भावोत्कर्ष। अब देखेंगे भारतेंद्र युग। ठीक है। आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें भारतेंद्र युग, पहला भाग इसका है भारतेंद्र युग। ठीक है। भारतेंद्र युग के प्रश्न को करते हैं। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए है प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन सी है जागरण सुधार काल, ऑप्शन बी है जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी है नव सामंत काल, ऑप्शन डी है नव सामंत काल। ठीक है। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम। भारतेंद्र युग के भी कई नाम हैं, जैसे आदिकाल के थे, आदिकाल के थे, है ना, भक्ति काल के थे, रीतिकाल के थे। ठीक उसी प्रकार से भारतेंद्र युग के भी कई नाम हैं। ये TGT परीक्षा 2016 में जो हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न है और इसे पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? क्या नाम दिया गया है? पुनर्जागरण काल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतेंद्र युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंद्र युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण काल। कई बार बोल देने का मेरा मतलब यही है, मेरा प्रयास है कि प्रैक्टिस करा देना ही नहीं, बल्कि जो है प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन है उन्हें 2-4 बार जो है बोल देना, मतलब अपनी आवाज़ में रिपीट कर देना, जिससे वो क्वेश्चन जो है भूले ना, हमेशा के लिए याद हो जाए। मेरा प्रयास है याद कराना, है ना। इसीलिए मैं एक प्रश्न को कई बार बोल देती हूँ, एक आंसर को कई बार रिपीट कर देती हूँ। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं।
आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1885। तो 1850 से 85 ईस्वी के रचना काल को दृष्टि में रख करके संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी है? शुक्ल ने दी है। किसने दी है? आचार्य शुक्ल ने दी है। 1925 से लेकर के 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा शुक्ल ने दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2 है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? स्वयं अभिनय किया है ना। ऑप्शन ए है जानकी मंगल, ऑप्शन बी है जानकी भरत, ऑप्शन सी है बरबय रामायण, ऑप्शन डी है अंधेर नगरी। तो स्वयं किसमें जो है अभिनय किया था? प्रश्न संख्या 2 है हमारा, तो स्वयं अभिनय किया था जानकी मंगल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 68 है ना 68 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देशक के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। ऑप्शन ए है डॉक्टर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पीजीटी परीक्षा 2015 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय। तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया। अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया 1881 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। ठीक है, अंधेर नगरी किसकी है? हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन ए है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी है परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी है चंद्रकांता। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, परीक्षा गुरु। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। फिर से देखेंगे, अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धा राम फ्लोरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का। 1 अजान 100 सुजान किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। प्रश्न संख्या 5 है, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ ये प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 5, तदीय समाज का संबंध किससे है? तो हरिश्चंद्र जी से है। कौन है? राइट आंसर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। गरीबी, पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण को उन्होंने अपने साहित्य का क्या बनाया? लक्ष्य। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। कौन? हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। किसके लिए? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु की उपाधि से काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उनको विभूषित किया। ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटकों का प्रारंभ किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर, है ना, 1867 नाटक के अनुवाद से मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने सन 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कविवचन सुधा नामक पत्रिका किसकी है? 1868 में जो निकली थी, हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है। और हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर बाला बोधि नामक पत्रिकाएं निकाली। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? हरिश्चंद्र की पत्रिका। कविवचन सुधा 1868, है ना। और हरिश्चंद्र मैगजीन 1866 1868 में कौन? कविवचन सुधा। और हरिश्चंद्र मैगजीन 1876। ठीक है। फिर बाला बोधनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शिवप्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात हैं अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, ये पूछ ली जाती हैं परीक्षा में। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी और पैधन विदेश चली जात हैं अति ख्यारी, है ना। आगे देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों का मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु काल का ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। भारतेंदु काल जो था वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के उपनिवेश का काल था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। सभी जान रहे हैं। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही सूचित करते हैं। ये किस अंक में है? पहले अंक में। बहुत डीपली जाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि यह पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंक की है? तो ये पहले अंक की है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ठीक है। अगला, अंग्रेज राज सुख, फिर उसी क्वेश्चन को दे दिया गया है, पंक्ति को दे दी गई है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया। ऑप्शन ए राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, ऑप्शन बी है अंग्रेजों की खुशामद, ऑप्शन सी है स्थितियों से संतुष्टि, ऑप्शन डी है अधिक सुख सुविधा की कामना। इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि सही आंसर क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजभक्ति और देशभक्ति में क्या है? द्वंद्व। राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। ठीक।
धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं। धन्य भारत भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। धन्य भारत भूमि, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो ये याद रखने योग्य है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, ये किसकी है? प्रेमघन की है। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण कथन है, देख ले जाए ने। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। पहले क्षेत्र में था, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीयता से उठ करके संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को वो टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपयुक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डाल करके इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीजोपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है। देशभक्ति की भावना के बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में भी लक्षित हुई। देशभक्ति की भावना बाद में जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना जो भारत भारती है, इसमें भी दिखाई पड़ती है। भारतेंदु की विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व, नया सम्मत, राधा कृष्णदास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं किससे प्रेरित है? देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त है। ठीक है। आनंद अरुणोदय प्रेमघन की, महापर्व प्रताप नारायण मिश्र, नया सम्मत राधा कृष्णदास, भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं। ठीक है। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। हमारो उत्तम भारत देश किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी की है। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमघन ने राजभक्ति, भारत सरिस और ठौर कहु नाही कह करके विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान देने योग्य। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भारतेंदु, ऑप्शन सी है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 10 है। इसको किसने किया था? संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत होता है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं कि लाला जी, यदि बुरा ना मानिए तो एक बात आपसे पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसे कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानगों और नाटकों के ढंग में कुछ भी भेद ना रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी,
उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर लुढ़के हुए थे। अर्थात उस समय मात्र के भाव क्या थे। इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर के लिखा गया एक किस्सा है। क्या है? एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं लिखी गई हैं। इसमें से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं समीक्षाएं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रतीप अप्रैल 1886 से निकली थी और दूसरी आनंद कादम्बनी। ठीक है, दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकाली गई थी। इसका एक प्रमाण यह है कि आनंद कादम्बनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा है कि इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस ही ना होकर के थोड़ी सी सामायिक देश भलाई के संबंध में भी होती हैं तो सोना और सुगंधित कहा जाता। अगर ऐसा होता तो सोना और सुगंधित कहा जाता। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए लिखा है कि हिंदी प्रदीप में ही यह लिखा था, देशोपकारी बातों पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ था। संयोगिता स्वयंवर के कथोपकथन एक ओर अलंकारिक हैं और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है कि केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने से ही, ध्यान देंगे, केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने से ही तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या, वरना एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, है ना, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों को पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थांतरन्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित ना होगा। ठीक है। आनंद कादम्बनी में प्रकाशित समीक्षा प्रेम घन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार व समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। अगला देखते हैं। थोड़ा सा और है, इसे भी पढ़ लेते हैं। हिंदी प्रदीप प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए, क्या प्रकट करते हुए? संतोष। कौन? प्रेमघन। लिखा है कि नाट्य रचना के बहुतेरे दोस्त हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं कि जो प्रधान और विशेष हैं। ऐसा कहते हैं स्वयं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी, यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया है। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ इस नाटक में सदुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श एवं यथार्थ रूप में भी चित्रण है। भारतेंदु के नाटक नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु। अनुदित और मौलिक, जितने भी अनुदित और मौलिक नाटक हैं भारतेंदु के सभी इंपॉर्टेंट हैं। नील देवी के बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी भड़क उठे। ठीक है, इतना ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इतना हम लोगों ने जो है समझा।
लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो ये बालकृष्ण भट्ट ने की थी। ठीक है, और इसे टाइम मिले तो एक दो बार और पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आज हम लोगों ने कितने प्रश्न को किए, है ना? ये जो है आधुनिक काल के कितने प्रश्न हम लोगों ने किए? आधुनिक काल के जो है ये 11 प्रश्न ऐसे थे, और भारतेंदु युग से 10 प्रश्न को हम लोगों ने किया। टोटल कितने हो गए? 21 प्रश्न हो गए। और देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदल मिश्र ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी है लल्लू लाल ने, ऑप्शन डी है राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 11 है। तो किसने किया? मेघदूत का राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे देखते हैं भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रजभाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश मेघदूतम, है ना, ये सब कालिदास के नाटक हैं। रघुवंश और मेघदूतम उल्लेखनीय कृतियां हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका अनुवाद किया है, जिसमें भावनांतरण की सरसता शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवय छंद प्रयुक्त किया गया है। कुछ ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। कौन कौन है? ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? जो भारतेंदु युग के कवि हैं वो अधिकांशतः किस भाषा में किए हैं? तो अधिकांशतः ब्रजभाषा में किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि जो है ब्रजभाषा में किए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो ये ऑप्शन ए है आफ्ताब, ऑप्शन बी है रसा, ऑप्शन सी है अब्र, ऑप्शन डी है नियाज। तो प्रश्न संख्या 3 है, किस नाम से? अब्र नाम से करते थे। किस नाम से? अब्र नाम से करते थे। ठीक है। उर्दू में जो है अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 14, शेक्सपियर के हिंदी नाटकों का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है लाला सीताराम, ऑप्शन डी है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी है जगनिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाला सीताराम। क्या हो जाएगा? लाला सीताराम। राइट आंसर बी हो जाएगा। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया। थोड़ा डिटेल देखते हैं। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। क्या था? भूप। भूप का मतलब क्या होता है? राजा। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाछरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे बैरगिया नाला, है ना। इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे बैरगिया नाला किसका है? लाला सीताराम का। किसका? लाला सीताराम का। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? प्रश्न संख्या 15 है। आज टोटल हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया है। ये 25वां प्रश्न है आपका। इसमें प्रश्न संख्या 15 है। ये 15 नंबर का जो प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन बी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ये 2015 में पीजीटी परीक्षा में आया था, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीधर पाठक। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक। इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट, डेज टेंड विलेज तथा द ट्रेवलर का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया। इंपॉर्टेंट है, श्रांत पथिक नामक से
नामक शीर्षक से किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 तक किया है। भारतीय युग के 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे अब अगली क्लास अगले दिन होगी। तब तक आप सभी इतना पढ़िए, रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, परीक्षाएं करीब हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और यदि आप सभी को ये क्लास उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हाँ, अपने कमेंट में अपने सुझाव भी दें। और आज की क्लास यहीं तक, अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।